एक आदमी जो 2018 से पूरी दुनिया को ऊंची-ऊंची आवाज़ में बोल रहा है कि भाई मेरे को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़ क्योंकि मैं हूँ सबसे बड़ा पीस मेकर। पर जब बारी आती है नोबेल पीस प्राइज़ 2025 को देने की, तो वेनेजुएला की एक The लोकल Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. लीडर जिसका नाम है मरिया करोना मच्छादो, तो एक लेडी को ये नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कैसे पैसे के ज़ोर पर, इकोनॉमिक पावर के ज़ोर पर, डिप्लोमेटिक ज़ोर पर जितना ज़ोर लगाना था डोनाल्ड ट्रंप ने वो लगा सकता था, बट उसके बावजूद भी जो वहाँ की जो नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी थी तो उनको कन्विंस नहीं कर पाए। तो ये होती है भाई ट्रू डेमोक्रेटिक पावर। इसीलिए जो नॉर्डिक पूरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों को मिला करके हैप्पीएस्ट जो सोसाइटी है या ट्रू डेमोक्रेसी है वहाँ पर मानते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 2025 के इस बार के नोबेल पीस प्राइज़ की कमेटी जब का रिजल्ट आया। तो सवाल ये उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे पावरफुल देश का जो प्रेसिडेंट है उसको नोबेल पीस प्राइज़ 2025 क्यों नहीं मिल पाया। ये कहानी शुरू होती है 2018 से, जब बार बार मांग करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुझे पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। भाई मैंने 7 बार रुकवा दी, मैंने 9 वॉर्स रुकवा दी। ऐसे तरह तरह के क्लेम उनकी एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं वो करते आए हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक कारण रहे जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट उनको नोबेल पीस प्राइज़ ना मिल करके जो वेनेजुएला की वहाँ की जो लोकल लीडर है मरिया को कैसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला एंड दुनिया भर में उसके क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। मरिया कोरिना मच्छादो ये कौन है और कैसे इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ये भाई एक प्रो डेमोक्रेटिक वहाँ की लीडर हैं जिन्होंने अथॉरिटेरियन रजीम के अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यू को मतलब बढ़ावा देने के लिए लोकल प्रोटेस्ट किए एंड वहाँ की जो अथॉरिटेरियन रजीम है उसके अगेंस्ट मतलब डट कर खड़ी हुई एंड इसी टायरलेस वर्क की वजह से नोबेल जो कमेटी थी उसने 2025 का जो पीस प्राइज़ था उनकी झोली डाल दिया। उन्होंने जो टोटल जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी 2024-25 में लेड की एंड जो वहाँ के अथॉरिटेरियन रजीम के जो हेड थे निकोलस मादुरो उसको उखाड़ फेंका एंड डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिश की वेनेजुएला में। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि वेनेजुएला में कैसे हाइपर इन्फ्लेशन आई थी एंड किस तरह के वहाँ पर जो सोशल अनरेस्ट हमें देखने को मिले थे। वहाँ के अथॉरिटेरियन रिजीम को तो इसको मतलब ओवरकम करने के लिए अपने एक मतलब देश भावना को लेकर के अपने देश को बचाने के लिए उस लेडी ने इतना अच्छा काम किया कि उसको दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पर मतलब प्रेज किया गया एंड आज नोबेल पीस प्राइज़ उसकी झोली पर डाल करके जो उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको चार चांद लगा दिए गए। जो नेक्स्ट बड़ा सवाल है एक आम इंसान में, एक आम नागरिक के मन में, वो ये आता है कि भाई आखिर इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को सुपर पावरफुल देश मानता है वो उसको भाई बोल के ये क्या ज़रूरत आन पड़ी कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए। तो कहानी शुरू होती है 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इलेक्ट होकर के फर्स्ट उनके टर्म में प्रेसिडेंट बने। तो तब से कहानी शुरू होती है। तो उन्होंने वेरियस क्लेम किए। मिडल ईस्ट पीस डील 2020 में उन्होंने करवाई जिसमें इजराइल, यूएई, मोरक्को एंड सूडान ऐसे वेरियस कंट्रीज शामिल हैं। उसके बाद 2018 में पहले वो ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ मीटिंग करके नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच जो विवाद हैं उसको सुलझाने की कोशिश। फिर 2020 में बारी आती है अफगानिस्तान में से जो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की कि भाई हम विदेशी धरती पर अब और ज़्यादा वॉर नहीं लड़ेंगे, अपनी ट्रूप्स को हम वापस लेकर आएंगे। इसके साथ साथ उनके जो सेकेंड टर्म अब की बार अगर हम बात कर लें तो वो क्लेम करते हैं कि कुल मिलाकर के उन्होंने 7 जो वॉर्स हैं वो रुकवा दी हैं। फिर वो चाहे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो एंड थाईलैंड कंबोडिया की वॉर हो, इजराइल की एंड ईरान की वॉर हो, यूक्रेन एंड रशिया की वॉर हो, ऐसे तमाम जो 7 वॉर्स उन्होंने गिना दिए दुनिया की स्टेज पर एंड छाती ठोक ठोक के बोला कि भाई मेरे को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। तो ये अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई इतना सब होने के बावजूद भी उनको नोबेल पीस प्राइज़ क्यों नहीं मिला। अगर इतना सब कुछ रियल में डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया है तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ से क्यों नहीं नवाजा गया। तो इसका बड़ा जो रीज़न है, जो बड़ा इसका आंसर है वो ये आता है कि जो नोबेल पीस कमेटी है वो ये सब नहीं देखती कि भाई आपने कितना पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, कितना इकोनॉमिक प्रेशर डाल के, टैरिफ लगा के 2 देशों के बीच में वॉर रुकवा दी। ठीक है, वो देखते हैं भाई कितनी सस्टेनेबल है जो पीस है, कितनी डेमोक्रेटिक जो वैल्यू
के आधार पर है जो पीस एस्टेब्लिश हुई है। ये सब चीज़ों को काउंट करके डिसाइड करती हैं कि भाई किसको पीस प्राइज़ मिलेगा एंड किसको नहीं मिलेगा। एंड जो मेजर रीज़न रहे वो रहे कि डिप्लोमेटिक जो पीस होती है, जैसे कि हमने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड में वहाँ पर कोई सस्टेनेबल लॉन्ग लास्टिंग पीस थोड़ा देखने को मिली है। हम देख लें कि इज़राइल ने पहले ईरान पर हमला कर दिया, फिर कतर पर हमला कर दिया, और गाज़ा में तो भाई मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। वहाँ पर जो मेडिकल जो हॉस्पिटल पर हमला कर रहे हैं, वो जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहाँ पर कंप्लीट तौर पर आ गया है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर को रुकवाने में भी वो क्लेम करते हैं, बट इंडिया ने सरासर हर प्लेटफॉर्म पर उनको नकार दिया है कि भाई थर्ड कंट्री की हम कोई भी बात यहाँ पर नहीं मानेंगे, कोई भी मेडिएशन के लिए ना आए। इसके साथ साथ अमेरिका की अपनी जो डोमेस्टिक वहाँ पर डिमांड है, कुछ लोगों का मानता है जो कैपिटोल हिल में जो क्राइसिस हुआ था जब फर्स्ट टर्म जो डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट की, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के हाथ हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर भी हम बात करें तो वेरियस जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें भी जो अमेरिका की इमेज है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नीचे ही हुई है। फिर वह चाहे वो क्लाइमेट डील के से बाहर आने की बात हो, फिर चाहे वो WHO को धमकाने की बात हो, WTO से बाहर आने की बात हो, ऐसे वेरियस प्लेटफॉर्म जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, उसमें से USA ने अपने आप को पीछे खींच लिया है। तो इस सब रीज़न के मिला करके जो नोबल कमेटी थी, उन्होंने ये जो इसका बेसिस था, जो कैंपेन भी उन्होंने, उनके जो लोकल लीडर थे, जो साथी थे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के, उन्होंने कैंपेन भी चलाया था वेरियस सोशल मीडिया पर, #नोबल पीस प्राइज़ टू ट्रंप, ठीक है। तब भी मतलब उनको नकार दिया गया। इसके ओपोजिट अगर हम बात करें, मरिया कोरिना मचादो जो लोकल लीडर है वेनेजुएला की, उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया। उन्होंने कोई भी वायलेंट जो है प्रोटेस्ट वहाँ पर नहीं किए, एक पीसफुल वे में डेमोक्रेटिक वैल्यू का सहारा लेते हुए वहाँ पर जो अथॉरिटेरियन रजीम है उसको अप्रूव करके जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की, एंड दैट टू विदाउट एनी इकोनॉमिक पावर, कोई वेपन यूज़ किए बिना, अपने बलबूते पर, अपने जज्बे पर। तो जो यूरोप के बहुत सारे देशों ने इसका प्रेज़ किया है एंड इसको बोला है एक विक्ट्री हुई है डेमोक्रेसी की। इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप के लोकल सपोर्टर थे वहाँ पर उन्होंने बोला ये एक बाइज्ड डिसीजन है। इसके साथ साथ जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं उन्होंने बोला कि ये रे ऑफ होप है उनके लिए कि आने वाले दिनों में ऐसे लीडर और आगे आएंगे और डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इस सब पूरी कहानी का दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? तो सबसे पहले तो नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी थी उन्होंने एक चीज़ को बिल्कुल साफ कर दिया, क्लियर कर दिया वर्ल्ड के लिए कि जो पीस है वो कोई एक पॉलिटिकल डील नहीं है। एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये डिसीजन है जो पॉलिटिकल सेटबैक है, दूसरी तरफ जो मरियम मोकिना है उसके लिए ये एक पॉलिटिकल मोरल बूस्ट करने की सिचुएशन है। बट अगला जो बड़ा खतरा आने वाला है वो वेरियस जो एक्सपर्ट हैं वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अब हो सकता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नॉर्वे पर सैंक्शन लगा सकते हैं, वो फंडिंग की डिमांड कर सकते हैं नाटो कंट्रीज़ पर, एंड ये भी हो सकता है कि वो अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो नॉर्वे या अदर जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आए। तो ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा भाई इसका रिएक्शन क्या देंगे डोनाल्ड ट्रंप। इस पूरी कहानी से सिद्ध क्या हुआ, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरी पावर थी, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, पर नोबेल पीस प्राइज़ 2025 उनको मिला जिसके पास हिम्मत और सच्चाई थी। मरिया कोरिना ने ये वर्ल्ड लेवल पर साबित कर दिया कि पीस कोई एक डील नहीं है, वो एक स्ट्रगल है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर के? क्या जो पीस कमेटी थी उन्होंने जस्टिस किया मरिया के साथ? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।